संभल में शाही मस्जिद सर्वे विवाद के बाद फैली हिंसा के बाद आज शांति है, लेकिन तनाव भी है। यहाँ हिंसा में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। इस मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 800 लोगों को आरोपी बनाया है। 25 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए, जबकि 200 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। संभल में हुई हिंसा और 5 लोगों की मौत को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका दावा है कि मृतकों के शरीर में देसी तमंचे के कारतूस मिले हैं, साथ ही पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी कि बेहद नजदीक से उन्हें गोली मारी गई है। संभल में फिलहाल कोई हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन तनाव जरूर बना हुआ है। लोगों में डर फैला हुआ है। लोगों की मांग है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। संभल में जहां अब एक तरफ शांति है, वहां दूसरी तरफ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों को डर इस बात का है कि कहीं पुलिस उन्हें भी उठाकर ना ले जाए। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में वो एक इलाका दिखा रहा हूं जो संभल के मस्जिद के पास है, और यहाँ पर लोग आसानी से अपने जीवन को अब यहाँ पर नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर ज़रूर हम बात करेंगे। मेरा नाम जमील अहमद है। इस समय यहाँ के हालात कैसे हैं? क्या सामान्य लग रहे हैं आपको जैसे पहले हुआ करते थे? हाँ, मतलब थोड़े सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन आदमी जाने से कतरा रहा। मजदूर गरीब आदमी है, वही रिक्शा चला, मजदूरी करें, मजदूरी हाथ ना रही। पर संभल इस तरह का नहीं हुआ करता था, कहते हैं संभल सब हम सब एक हिंदू भाई मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक जगह खाते पीते हैं, एक जगह उठते बैठते हैं, एक कारोबार करते हैं, समझ गया। वो हमसे लेते हैं, हम उन्हें देते हैं। हमें उनमें कोई टेंशन नहीं है। हमेशा भाईचारा रहता है, बस एक सर्वे हमेशा भाईचारा रहता है हमारा। आपका नाम है आलम। ये बताएंगे कि अब यहाँ पर आपको हालात सामान्य लग रहे हैं? मतलब जैसा आपका जीवन पहले था, जो रविवार को वो, उससे पहले क्या वैसा हो पा रहा है? कहाँ हो रहा पाए सर? अब तो सही है फिलहाल में, मगर गया कुछ लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। कारण क्या है? क्या पुलिस बार बार आ रही है, इस वजह से लोग डर रहे हैं? हाँ, पुलिस तो आ रही है, रात में आ रही है, रोज रात को आती है यहाँ पे रोज। सही है अब तो, मगर जगह जगह बैठी हुई है पुलिस इस टाइम तो फिलहाल में। देखिए, एक बात यह है, थोड़ा सा डर का माहौल है। लोग आसपास के भी ठीक से घरों में नहीं सो पा रहे हैं, जो बेकसूर लोग हैं। देखिए, अब भीड़ थी, जो था सो हुआ, लेकिन कम से कम जो लोग हैं, जो डरे सहमे लोग हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ कर के यहाँ से दूर रहने को मजबूर हैं, एक भय का माहौल है। मैं प्रशासन से भी ये बात कहता हूँ कि इस भय के माहौल को ख़त्म करके और शांति प्रिय का एक संदेश जनता में पहुंचाएं। जाहिर तौर पर लोग यही चाहते हैं कि वो अपने जीवन को एक आसान रूप से, जिस तरीके से वो पहले जीते थे, वैसे जी पाएं। संभल से अपने कैमरा सहयोगी अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। संभल की खबर पर जो भी अपडेट होगा शुभांग सिंह के जरिए सबसे पहले आप NDTV पर हासिल करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संविधान दिवस है आज, और आज के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा समारोह हुआ। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में मौजूद थे। पीएम के अलावा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और कई जजों के साथ अटॉर्नी जनरल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का रक्षक है। जस्टिस खन्ना जी, हम जस्टिस की लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने
हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस विघ्नेश शिशिर की पीआईएल पर यह सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई है कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वो संविधान के अनुच्छेद 84A के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। चार अक्टूबर को भारत सरकार ने एक चिट्ठी लिखा है, पत्र दिया है, स्टेटस रिपोर्ट जो है, जो क्या कार्रवाई हो रहा है उसके ऊपर स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने। तो उसमें ये साफ बहुत स्पष्ट है कि अंडर कंसिडरेशन है भारत सरकार की तरफ कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाए। एक दूसरा मामला यह है कि कल माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है भारत सरकार गृह मंत्रालय को कि 19 दिसंबर अगले 3 हफ्ते के अंदर अंदर स्पष्ट रूप से इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ है उसका फाइनल डिसीजन लिया जाए। तो इस खबर पर राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर सीनियर एडवोकेट और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सूर्यभान पांडे से बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पड़ी थी और लखनऊ बेंच ने होम मिनिस्ट्री से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सूर्यभान पांडे साहब से। सर, ये याचिका क्या है, किसने पिटीशन फाइल की है, क्यों फाइल की है, पहले उसके बाद। ये रिट याचिका विघ्नेश शिशिर नामक व्यक्ति ने दायर करी है और उनका कहना है कि राहुल गांधी भारत के अलावा ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं और देशों की भी नागरिकता रखते हैं। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के पास एक प्रत्यावेदन दिया हुआ है। उन्होंने याचिका दायर करते हुए ये कोर्ट से निवेदन किया है कि इसकी नागरिकता की दोहरी नागरिकता या तीसरी नागरिकता की जांच कराई जाए और जांच करा करके उनकी नागरिकता निरस्त की जाए और जो भी कार्रवाई करना है वो आगे की जाए। तो सर, इस तरह की याचिका इससे पहले भी पड़ी हुई है, खारिज भी हो चुकी है, फिर से एक पीआईएल, इसके कोई आधार था, कोई एविडेंस इस तरह का कोर्ट में पेश किया गया है? नहीं, इस तरह की याचिका पहले हमारी संज्ञान में नहीं, इन्होंने विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी, लेकिन वो तकनीकी कारणों से उनको वापस लेने की परमिशन दे दी गई थी। उन्होंने याचिका वापस ली थी। दोबारा जो वर्तमान में रिट याचिका दायर की है उसमें कोर्ट ने पिछली डेट पर यह आदेश किया था कि क्या इनका विघ्नेश शिशिर का प्रत्यावेदन भारत सरकार के पास पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, और पहुंचा है तो उसमें क्या कार्रवाई है। तो हमको इंस्ट्रक्शन मिला है कि इनका प्रत्यावेदन डिपार्टमेंट के पास है और अभी जांच चल रही है। कल कोर्ट में केस लगा था तो कोर्ट ने यह आदेश किया है कि इनके प्रत्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है या क्या कार्रवाई गतिमान है, वो अगली तारीख 19 दिसंबर की लगाई है। 19 दिसंबर तक ये बताने के लिए कहा है कि उनके प्रत्यावेदन पर कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश में बैलेट पेपर से मतदान का पुराना सिस्टम वापस लाने की मांग करने वाली जनहित याचिका आज खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीवी बराले ने कहा कि आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है, लेकिन जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। इस मामले में बैलेट पेपर से वोटिंग के अलावा कई अन्य दिशा निर्देशों की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता डॉक्टर के पॉल की दलीलों में कोई मेरिट नहीं दिखी। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या आपको है। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 20 दिसंबर को उपचुनाव होना है।
आंध्र प्रदेश की 3 सीटों के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरियाणा की एक एक सीट पर उपचुनाव होगा। ये सभी सीटें राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई हैं। हरियाणा की एक और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ओडिशा इन राज्यों की भी राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर में पूर्व राज परिवार के विवाद के बीच 77वें महाराणा बनाए गए विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जिला प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दर्शन की बात थी और दर्शन करना मेरा हक है, लेकिन प्रशासन मुझे ये हक नहीं दिलवा पाया। विश्वराज सिंह ने आरोप लगाया कि सिटी पैलेस के अंदर से पथराव हुआ, वहाँ प्रशासन ने नोटिस लगाया है और मुझे पारंपरिक और कानूनी हक नहीं मिल रहा है। प्रशासन कह रहा है कि उसके पास दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रूरी फोर्स नहीं है, जबकि कोर्ट ने कहा कि ये पारिवारिक संपत्ति है और आपको पूजा के लिए नहीं रोका जा सकता। इस हाई प्रोफाइल मामले में स्थानीय प्रशासन ने विवादित संपत्ति को सीज करते हुए रिसीवर नियुक्त किया है। दरअसल उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सोमवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ का राजतिलक हुआ था। राजतिलक की रस्म के बाद परंपरा के तहत वो सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद ये सारा विवाद शुरू हो गया। जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें। अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत ने इस हाई प्रोफाइल मामले में उदयपुर के जिलाधिकारी से बात की है। उदयपुर घटनाक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हम इस वक्त जगदीश मंदिर के बाहर मौजूद हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिस महकमा है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और इस पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल करने के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे उदयपुर कलेक्टर सर से। सर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ और किस तरीके से ये विवाद? कल दो पक्षों को लेकर एक विवाद की स्थिति पैदा हुई। विवाद ये था कि एक पक्ष के लोग जो है वो सिटी पैलेस में जाके धूनी के दर्शन करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो राज तिलक की जो प्रक्रिया हुई है उसी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन प्रशासन ने पिछले 5 दिन से लगातार सिटी पैलेस से और उनके पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और इस बात पे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी कि उनके प्रतिनिधि 5 लोगों को हम अंदर दर्शन के लिए ले जाएं। तो कई राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुए। बहुत से राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद हमारी वार्ता फेल हो गई। हमने आपस में भी लोगों की बातचीत की, तो उसके बाद दोनों पक्षों से ये आग्रह किया गया कि आप अभी एक बार तो स्टेटस को बना के रखें, शांति बना के रखें, क्योंकि दोनों ही पक्षों के द्वारा जो काफ़ी संख्या में लोग इनके साथ उपस्थित हैं, ऐसी परिस्थिति में कई बार भीड़ उग्र हो जाती है, कानून व्यवस्था हाथ में ले लेती है, हिंसक झड़पें हो जाती हैं, जो किसी भी स्थिति में सरकार नहीं चाहती थी। तो कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास दोनों पक्षों में सहमति बनी और वो यहाँ से लोग वापस चले गए। और क्योंकि सिटी पैलेस के द्वारा गेट बंद थे, उन्होंने प्रशासन के कहने पे, सबके कहने पे गेट नहीं खोले, तो हम लोगों ने जो विवादित एरिया था, धूनी का एरिया था, उसको अपनी रिसीवरी में ले लिया है। रिसीवरी का मतलब ये होता है कि वो सरकार के कब्जे में रहेगा और आगे उस पर क्या करना है, किस प्रकार से आगे करना है, वो कानून व्यवस्था को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए उसका निर्णय लिया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भारत ने बयान जारी किया है। भारत ने चिंता जताते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद अब ये ताज़ा हमला है। इससे पहले आगजनी, लूट और मंदिरों पर हमले के कई मामले हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ऐसा करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। एक धार्मिक नेता जो शांतिपूर्ण तरीके से मांग रख रहा है, उस पर आरोप लगाए गए। भारत ने बांग्लादेश से हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
भारत ने बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उनको जमानत नहीं दिए जाने पर गहरी चिंता जताई है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि सोमवार को हुई है और उसके बाद उनको जमानत देने से भी इनकार कर दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया है। बयान देकर उन्होंने कहा है कि चिन्मय दास, जो कि बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता हैं, उनको बेल न दिए जाने पर और उनको गिरफ्तारी पर हम चिंतित हैं, ये भारत का कहना है। और भारत ने ये भी कहा है कि इसके पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर हिंदुओं और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ वहां पर एक्सट्रीमिस्ट अतिवादी एलिमेंट जो है बांग्लादेश में उन्होंने हमला किया है। कई ऐसे केस रिपोर्ट किए गए हैं जहां पर आगजनी हुई है, लूटपाट हुई है घरों में और बिजनेसेस में। इसके अलावा चोरी और मंदिरों में तोड़फोड़ करना, डेसिक्रेशन करना, ऐसी घटनाएं हुई है इस गिरफ्तारी के पहले। और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इन हमलों को करने वाले जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक ऐसे धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं जो कि सही मांगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण गैदरिंग कर रहा है, और ये सभी चीज़ें भारत गहरी चिंता के साथ देख रहा है। उन्होंने ये भी मांग की है, विदेश मंत्रालय के बयान में ये भी कहा गया है कि ये भारत चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो सुनिश्चित करे कि हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए और उनके पास ये अधिकार हो कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जमा होकर अपनी मांगों को सामने रख सके। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।